हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सचिन कुमार गुप्ता और मैं आज आपसे इस वीडियो में बात करने वाला हूँ क्लास 11th का जो टॉपिक है प्रक्षेप्य गति, इसके बारे में। तो इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे प्रक्षेप्य गति क्या होती है और प्रक्षेप्य गति से रिलेटेड जो आपके इम्पोर्टेंट इक्वेशन हैं उनके बारे में। जो पहली है आपकी उड्डयन काल, यानी प्रक्षेप्य क्या उड्डयन काल। दूसरा जो आपका प्रक्षेप्य है उसका आपका अधिकतम ऊंचाई। तीसरी है आपकी प्रक्षेप्य की अधिकतम आपकी सीमा कितनी हो सकती है, जिसको हम क्षैतिज परास भी बोल सकते हैं। और चौथी इक्वेशन आप निकालेंगे हम प्रक्षेप्य की क्या है, अधिकतम क्षैतिज परास कितनी हो सकती है। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रक्षेप्य गति से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ गति क्या होती है। गति के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, यानी यदि कोई वस्तु क्या होती है अपनी समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन करती है। यदि कोई वस्तु क्या है समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन करती है तो वहाँ पे क्या होती है, वस्तु गतिमान है। तो इस बात को जैसे देखते हैं, सबसे पहले मान के चलिए ये मेरा एक बॉय है, इसको मैं बॉय बोल देता हूँ। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये मान के चलिए ये अभी क्या है इनिशियल टाइम पे ये यहाँ खड़ा हुआ है। हम ये कहते हैं 5 सेकंड बाद ये जो लड़का है, ये जो बॉय है, ये आपका क्या हो जाता है, ये यहाँ आ जाता है। तो हम ये देखते हैं टाइम चेंज हुआ, टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हुआ, जो आपका व्यक्ति है उसकी पोजीशन चेंज हो गई। ये पोजीशन आपकी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, मतलब ये गति है। अब इस गति में आप देखते हैं जो इसकी स्थिति है, क्या स्थिति क्या है, ये अगर मैं मान के चलता हूँ एक्स अक्ष, तो स्थिति क्या है इसकी, एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग आपकी चेंज हुई। अर्थात ये जो आपका जो गति होती है वह आपकी क्या होती है, आपकी एक दिशीय गति होती है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति जैसे मान के चलिए इस लाइन पे चला तो उसने क्या है एक दिशा में गति करी। अब इस पूरी गति का अध्ययन करने के लिए सिर्फ हमें क्या चाहिए, एक अक्ष की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, एक विमीय गति। अब जैसे मान के चलिए जैसे ये ले लिया मैंने एक। अब अगर हम बात करके चलते हैं, इसको छोड़ देते हैं। अब जैसे मान के चलिए ये एक बॉल है, ये बॉल मेरी क्या है पृथ्वी पे रखी हुई है, ये अर्थ कह लो पृथ्वी कह लो। अब इस बॉल को मैं क्या करता हूँ, ऊपर की ओर उछालता हूँ। ठीक है, ये बॉल आपकी क्या है यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, अब ये बॉल क्या होगी, ऊपर के बाद आने के बाद क्या होगी, वापस ये इसी रास्ते को फॉलो करते हुए अगर ये नीचे आ जाती है तो आप देखेंगे इस वस्तु की पोजीशन क्या हुई, इस वस्तु की पोजीशन आपकी क्या हुई, आपकी ये पहले ऊपर आई फिर ये नीचे आई। तो ये जो आपका क्या है, तो ये हम इसको अगर मान के चलते हैं बाई अक्ष ले लेते हैं, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, यानी ये जो बॉल है आपकी क्या है एक दिशा में गतिमान है। तो हमें इस गति का अध्ययन करना है तो हमें क्या करना होगा, इस एक दिशा के बारे में अध्ययन करना होगा। ये भी आपकी क्या है एक विमीय गति है, यानी एक विमीय यानी एक विमा यानी किसी भी एक अक्ष पे अगर आपकी गति से हम क्या कर सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो ये आपकी एक विमीय गति है। अब देखो दोनों गति में क्या फ़र्क है, दोनों गति में ये फ़र्क है कि ये आपकी जो गति है एक्स अक्ष पर हो रही है, ये गति आपकी वाई अक्ष पे हो रही है। तो ये आपका क्या हुआ, तो जो गति आपकी एक्स अक्ष के अनुरूप होती है, जैसे मैं ये कहता हूँ जो आपकी पृथ्वी की सतह के जो समानांतर जो गति होती है उसको हम बोलते हैं क्षैतिज में गति। ये आपकी क्या होता है, जो पृथ्वी की जो सतह है, जो पृथ्वी की सतह है, इस पृथ्वी के क्या है सतह के लंबवत, तो यानी ये जो आपकी गति हुई ऊर्ध्वाधर में हो रही है। तो इसी प्रकार आपको ये बात समझनी है कि अभी इससे पहले तक जो हम जो गति पढ़ते हैं वह आपकी क्या होती है, एक विमीय गति। यानी अगर कोई वस्तु अगर एक दिशा में गतिमान है और उसकी गति का हमें अध्ययन करना है तो हमें अगर एक विमीय गति के बारे में हम जानते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी इक्वेशनों का यूज़ करके हम इसको हल कर सकते हैं। अब हम एक सपोज करते हैं एक एग्जांपल, जैसे मान के चलिए ये एक बॉल है, ये बॉल आपकी क्या है पृथ्वी की सतह पर रखी हुई है। ये बॉल एक पृथ्वी की सतह पर रखी हुई है। अब ये आपका एक लड़का है, ठीक है, ये क्या करता है, इस बॉल को किक करता है। तो ऐसे ही बॉल को किक करता है तो ये बॉल आपकी क्या है, तो मैं ये सपोज करता हूँ ये बॉल क्या है, ये बॉल आपकी क्या है इस दिशा में इसने किक किया।
ये आपकी सतह हो गई। तो अब इस बॉल को जब किक किया तो ये आपकी क्या है, इस दिशा में गतिमान है। तो आप मुझे बताइए, ये बॉल जैसे मान के चलिए कुछ समय बाद यहाँ, कुछ समय बाद यहाँ, कुछ समय बाद यहाँ, क्या ये बॉल को जब इसको किक किया तो ये बॉल क्या बिल्कुल इस तरह से सीधी जाती चली जाएगी क्या? और एक ऊंचाई तक पहुंचने के बाद क्या होगा, उसका वेग आपका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, भाई स्पीड कम होती चली जाएगी। और फिर क्या होगी, ये बॉल अगर मान के चलिए ये सीधा ऐसे गिर जाएगी क्या? नहीं, ये इस तरह का नहीं होता, यानी ये इस तरह की कोई गति इसके अंदर नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, तो इस बात को समझने के लिए हम यहाँ देखते हैं, ये इस प्रकार की कोई गति यहाँ पे नहीं होती है। यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है, मैं दूसरा डायग्राम बना देता हूँ। जैसे मान के चलिए ये आपकी जो फुटबॉल है, ये फुटबॉल को क्या करता है, जब कोई व्यक्ति आपका क्या करता है, इसको इस तरह से क्या करेगा, किक करेगा। जब इसको किक करेगा यहाँ से, तो ये क्या होगा, भाई होना तो वास्तविकता में ये चाहिए था कि ये सीधी जानी चाहिए, लेकिन जैसे यहाँ पे क्या होता है, अब चूंकि क्या होता है, इसके अंदर द्रव्यमान है। अब द्रव्यमान, अब चूंकि ये क्या है, आपकी हवा में आ गई, भाई सतह से क्या हो गई, ऊपर हो गई, तो ये क्या है, आपकी हवा में आ गई। तो ये क्या करेगा, पृथ्वी इसको क्या करेगी, अपनी ओर आकर्षित करेगी। तो आकर्षित करने की वजह से क्या होगा, ये बॉल क्या होगा, पृथ्वी को, यानी ये बॉल आपकी क्या है, पृथ्वी की सतह पे आने का प्रयास करने लग जाती है। तो उसकी वजह से क्या होगा, इसके जो गति होगी वह गति इस तरह से होती चली जाएगी, और ये बॉल आपकी क्या होगी, इस तरह से यहाँ आ जाएगी। आप देख सकते हैं ये ना होके आपका क्या होगा, इस तरह से आएगा, यानी ये चीज़ यहाँ संभव नहीं होगी। इसको हम यहाँ देख सकते हैं, तो ये आपकी क्या होगी, यहाँ पे। तो इस तरह से आपकी क्या होगा, जब कोई व्यक्ति क्या करेगा, ज़मीन पर रखी हुई बॉल को जब किक करेगा, तो हम ये सपोज करते हैं इस तरह से अगर वो गति करती है, तो अगर वो सीधा ऊपर की ओर किक मारता है, यानी इस दिशा की ओर अगर प्रक्षेप करता है, तो वह सीधा ना जाके क्या होगी, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में क्या होगा, उसकी दिशा में परिवर्तन होने लग जाता है। तो इस दिशा में परिवर्तन होने से क्या होता है, अब यहाँ पे दिशा में परिवर्तन होने से क्या होता है, तो जैसे हम मान के चलिए, मैं इसको यहीं पर एक एग्जाम्पल बना देता हूँ जिससे आपको ये प्रक्षेप पे समझ में आ जाए। ये आपका एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। अब हमने इस लड़के ने ये आपका मान के चलिए मूल बिंदु पे रखी है, यहाँ से इसने क्या किया, इसको प्रक्षेप किया, फेंका, ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं, ये फेंका। तो जाना तो सीधा चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, ये आपका इस तरह से घूमता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये इस तरह से आपकी गति को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अर्थात यदि हमें इस गति का अध्ययन करना है तो हम क्या देख रहे हैं, तो ये बॉल है आपकी क्या है, एक्स अक्ष पे भी गतिमान हो रही है, यानी एक्स अक्ष के सापेक्ष स्थिति में भी परिवर्तन हो रहा है, और हम देख रहे हैं कि इसकी ऊंचाई में वाई अक्ष के सापेक्ष भी परिवर्तन हो रहा है। पहले तो ये ऊपर तक जाती है, फिर क्या होता है, इसकी ऊंचाई कम होती चली जाती है। तो अर्थात क्या होता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो प्रक्षेप्य गति होती है, यदि किसी वस्तु को हम क्या करें, अगर क्षैतिज से थीटा कोण पर क्या किया जाए, प्रक्षेप किया जाए, तो वह वस्तु क्या होती है, गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में दो दिशाओं में गति करती है। और इस गति का अध्ययन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक समतल की सहायता लेते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रक्षेप्य गति बोलते हैं। तो जैसे इसको अगर मैं और अच्छे तरीके से और समझाने का प्रयास करूं, तो जैसे ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये आपका मूल बिंदु ओ हो गया। अब मान के चलिए किसी वस्तु को हमने u वेग से ऊपर की ओर प्रक्षेप किया, और ये आपका क्या, ये क्षैतिज से बनने वाला कोण थीटा है, ठीक है। अब हमने इसको u वेग से प्रक्षेप किया, जब हमने प्रक्षेप किया तो क्या होगा, ये वस्तु आपकी गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में, मान के चलिए एक बॉल बना देते हैं, ये बॉल आपकी क्या होगी, गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में क्या होगी, इस तरह से गति करेगी कि ये आपकी क्या हो जाएगी, प्रक्षेप्य गति कर जाएगी, ठीक है। इसको मैंने कह दिया ये आपका ए बिंदु, इसको ऐसे कर लेते हैं, और ये बी बिंदु।
तो आपको ये बात समझनी है, यदि किसी वस्तु को क्षैतिज से थीटा कोण पर u वेग से फेंका जाता है तो वह वस्तु क्या है, सीधी उस दिशा में ना जाकर क्या करती है, गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में एक प्रक्षेप्य गति आपका यानी एक इस प्रकार से क्या करती है, ये गति करती है, यानी OAB पथ को फॉलो करती है। तो इस गति का अध्ययन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दो अक्षों का सहायता लेना पड़ता है। और दोनों अक्षों की सहायता से क्या होता है, एक आपका समतल का निर्माण होता है। तो यही हमारी क्या कहलाती है, प्रक्षेप्य गति कहलाती है। क्यों? क्योंकि अब आप एक बात बताओ, जब ये u वेग से चल रही है तो इसने क्या किया, x अक्ष पे भी दूरी तय करी है और इसने y अक्ष पे भी दूरी तय की है। तो इन दोनों अक्षों का हम क्या करेंगे, एक साथ अध्ययन करेंगे, उसी से ये क्या होगा, इस वस्तु की गति का अध्ययन हो पाएगा। यही हमारी प्रक्षेप्य गति कहलाती है। तो इस प्रक्षेप्य गति में जो आपका OAB पथ है, ये आपका प्रक्षेप्य पथ कहलाता है। अब आप देखिए, इसमें कुछ चीज़ें आप जान लेते हैं। जैसे मैं इसको ये बना देता हूँ, ये O बिंदु, ये A बिंदु और ये B बिंदु। तो यहाँ पे क्या होगा, जो O से A तक, यानी ये आपकी क्या है, अधिकतम ऊंचाई है। किसी वस्तु को हमने जब प्रक्षेप्य किया तो A बिंदु इसकी क्या है, अधिकतम ऊंचाई। तो अधिकतम ऊंचाई ये आपकी क्या होगी, कैपिटल H के द्वारा, यानी आपकी क्षैतिज यानी जमीन की सतह से क्या होता है, वस्तु की जो अधिकतम ऊंचाई होती है उसको हम कैपिटल S से दर्शाते हैं। ठीक है, ये आपकी क्या है, वस्तु की अधिकतम ऊंचाई। और अधिकतम ऊंचाई पे हमेशा क्या होता है, वस्तु का वेग आपका क्या होता है, 0 होता है। ये आपको ध्यान रखना है, अधिकतम ऊंचाई पे वस्तु का वेग आपका क्या होगा। क्यों? क्योंकि यदि वेग 0 हो जाएगा उसी के बाद तो वस्तु गिरना स्टार्ट करेगी। O से A तक पहुँचने वाला जो समय, यानी अधिकतम ऊंचाई तक पहुँचने में लगा समय, जिसको हम स्मॉल t कहते हैं, यानी O से A तक पहुँचने में लगा समय या अधिकतम ऊंचाई तक पहुँचने में लगा समय स्मॉल t से शो करते हैं। ये स्मॉल t हो जाएगा यहाँ के लिए। ठीक है, और A से B तक जो पहुँचने में लगा समय होगा वह आपका क्या होगा, A से B तक जो पहुँचने में लगा समय होगा वह आपका क्या होगा, जो O से A तक पहुँचने में लगा समय होता है, ये भी आपका क्या होगा, स्मॉल t होगा। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, तो एक शब्द ये आता है उड्डयन काल, कैपिटल T। तो उड्डयन काल क्या होता है, वस्तु को जहाँ से प्रक्षेप किया और वस्तु जहाँ तक सतह पे गिरी, यानी आपका हवा में रहने का समय, वस्तु का हवा में रहने का समय। तो वस्तु का हवा में रहने का समय क्या होता है, O से A के थ्रू होते हुए B तक पहुँचने में लगने वाला समय, यानी टाइम OAB। यानी वस्तु का O से A के थ्रू होते हुए B तक पहुँचने में लगने वाला समय आपका क्या होता है, प्रक्षेप उड्डयन काल होता है। तो ये उड्डयन काल क्या होगा, T बराबर T प्लस स्मॉल t बराबर 2t। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कई बार ऐसा दिया होता है, O से A तक पहुंचने में लगा समय, यानी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय स्मॉल t है, तो A से B तक पहुंचने में लगा समय ये भी आपका क्या होगा, बराबर होगा स्मॉल t। उड्डयन काल क्या होगा आपका, ये आपका O से B तक पहुंचने में लगने वाला समय, जिसको हम 2t से या कैपिटल T से हम शो करते हैं। अब इसके बाद क्या होती है, अब जो क्षैतिज दिशा में जो तय की गई दूरी होती है वस्तु के द्वारा, वह आपकी क्या होती है, परास होती है। ठीक है, जिसको हम रेंज बोलते हैं, इसको क्षैतिज परास बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अब हम इनके इक्वेशन निकाल लेते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले मैं एक यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे हम एक चित्र का एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट से। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो हम ये मान के चलते, सपोज कोई वस्तु है, तो ये आपका क्या हो गया यहाँ पे। तो इसको हमने क्या किया, हम ये सपोज करते चलते हैं कोई वस्तु है जिसको हमने u वेग से प्रक्षेप किया क्षैतिज से थीटा कोण पे। तो क्या होगा, तो ये आपकी अधिकतम ऊंचाई हो गई ओ A बिंदु, ये B बिंदु, ये कैपिटल H, ये कैपिटल R। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब आप देखेंगे ये बात हमें पता हो गई। प्रक्षेप्य गति में क्या किया जाता है, प्रक्षेप्य गति में
वस्तु की गति का अध्ययन करने के लिए हमें दो अक्षों की सहायता चाहिए। अब यहाँ पे हमने देखा कि u जो है आपका क्या कहा जा रहा है, u वेग, ये u वेग से क्या है आपकी क्षैतिज से थीटा कोण पर फेंकी गई है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके घटकों का इस्तेमाल करेंगे घटक निकालने पर। क्यों? क्योंकि भैया इस दिशा में तो हमें पता ही नहीं है, बस थीटा कोण पे पता है, तो हम क्या करेंगे इसके घटक निकालेंगे। तो इसके घटक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे आप देख सकते हो ये आपका क्षैतिज, ये आपका ऊर्ध्वाधर और ये आपका u और ये आपका थीटा कोण। तो इस दिशा में आपका घटक हो जाएगा ux और इस दिशा में आपका घटक हो जाएगा u/। तो यहाँ पे क्या होगा, x अक्ष की दिशा में या क्षैतिज दिशा में आपका क्या होगा, जो वेग का घटक होगा वह हो जाएगा u cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर दिशा में या बाई अक्ष की दिशा में आपका क्या हो जाएगा, जो वेग का घटक हो जाएगा वो u sin थीटा हो जाएगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अब यहाँ पे क्या होगा, चूंकि वस्तु की गति में परिवर्तन हो रहा है तो मतलब क्या है, यहाँ पे त्वरण मौजूद है। तो त्वरण मौजूद है, तो जैसे हम इसको करते हैं, तो वस्तु के अंदर त्वरण मौजूद है, तो x अक्ष पे तो हम ये मान के चलते हैं ये ax होगा और ये ay होगा। तो आपका क्षैतिज दिशा में जो त्वरण होगा, क्षैतिज की दिशा में जो वस्तु का त्वरण होगा वह आपका क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि वस्तु यहाँ पे जो इसकी गति में परिवर्तन हो रहा है वह क्षैतिज के सापेक्ष नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्रक्षेप्य गति के अंदर मैंने क्या बोला, प्रक्षेप्य गति के अंदर मैंने बोला है कि गति में जो परिवर्तन होता है सिर्फ क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगने के कारण होता है। यहाँ पे हम हवा के प्रवाह को नगण्य लेके चलते हैं जब हम ये इक्वेशन करते हैं। यानी अगर कोई वस्तु आपकी u वेग से थीटा कोण पर गतिमान है तो इसके अंदर जो प्रक्षेप्य गति हुई है वो सिर्फ किस वजह से हुई है कि उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। और जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वह हमेशा क्या होता है, पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर काम करता है। जैसे ये पृथ्वी की सतह है तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वह पृथ्वी की सतह पर काम करेगा। तो ये आपका g यहाँ होता है नीचे की ओर। अब ये देखते हैं, तो ये ax है ये ay है, तो ax बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए 0 हो जाएगा क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल तो क्या है, पृथ्वी की सतह के ऊर्ध्वाधर है। ये पृथ्वी का आपका क्या है, क्षैतिज, तो क्षैतिज पर काम नहीं करता, तो पृथ्वी की सतह के ऊर्ध्वाधर ay क्या हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, अगर वेग इस दिशा में तो त्वरण भी इस दिशा में होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये त्वरण का मान क्या हो जाएगा, माइनस g, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, ये g आपका इस दिशा में लग रहा है नीचे की ओर, लेकिन ay को हम ऊपर की ओर ले रहे हैं वेग के माफिक। तो यहाँ पे क्या होगा, ay की दिशा ये मानेंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गए, अब प्रक्षेप्य गति निकालने के लिए हमारे पास 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। यानी आपको ये चीज़ें हल करनी है, समीकरण तो आपके ये चीज़ आ गए। यानी क्षैतिज दिशा में वेग का घटक, ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग का घटक, क्षैतिज दिशा में लगने वाला त्वरण और ऊर्ध्वाधर दिशा में लगने वाला त्वरण, ये चारों चीज़ हमारे पास आ गई। तो अब हम क्या कर सकते हैं, प्रक्षेप्य गति के समीकरणों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं, तो इनको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, US क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ जो प्रक्षेप्य गति के जो यानी प्रक्षेप्य गति को यदि हमें क्या करना है, समझना है, तो हमें क्या करना होगा, उसका जो समतल में अध्ययन करना होगा। और समतल किससे बनता है, 2 अक्षों से मिलके बनता है। तो सारी चीज़ें हमने क्या है, अक्षों पे ले ली हैं, वेग और त्वरण। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें निकालना है O से A तक। पहला क्या है, O से A तक पहुँचने में लगा समय, O से A तक पहुंचने में लगा समय, ये हम स्मॉल t से लेके चलते हैं। यानी किसी जो आपकी वस्तु u वेग से फेंकी गई है, जो प्रक्षेप्य की गई है, उसको O से A तक पहुंचने में लगा समय, या अधिकतम, या फिर आप ये शब्द को ध्यान रखें, या फिर अधिकतम ऊंचाई h तक पहुंचने में लगने वाला समय। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब आप देखेंगे जो समय हमें निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, v बराबर u प्लस ए टी, भाई गति की समीकरण का हम उपयोग करेंगे। जो आपका क्या है, गति का जो प्रथम समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी का हम उपयोग करते हैं। अब आप देखिए, ये जो वस्तु है आपकी
अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगने वाला समय। अधिकतम ऊंचाई पे आपका क्या होगा भाई, आपकी u वेग से फेंकी गई, तो ये आपका इसका v वेग क्या होगा 0। तो अब हम क्या करेंगे, इसके भाई दो कंपोनेंट, तो ये सारी की सारी जो घटना होगी अधिकतम ऊंचाई, यानी जो इस ऊंचाई का मुझे अगर क्या करना है, जानकारी करनी है जो भी, तो ये सारी की सारी घटना क्या होगी, बाई एच पे होगी। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, समीकरण को ऐसे लिखेंगे, बी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। दोबारा से सुने, यानी ओ से ए तक पहुंचने में लगने वाला समय, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगने वाला समय, तो हम इस समीकरण की सहायता से इसका समय निकालेंगे। दूसरी बात, अब यहाँ पे ये कैसे पता लगेगा कि भैया कि एक्स अक्ष के अनुरूप हमें करना है या वाई अक्ष के अनुरूप। अब आप देखेंगे जो ऊंचाई पढ़ी जाती है भाई, ये जो दूरी पढ़ी जाएगी इस अक्ष के सापेक्ष, वाई अक्ष के सापेक्ष पढ़ी जाएगी कि नहीं पढ़ी जाएगी, तो सारी की सारी इक्वेशन अब वाई अक्ष के सापेक्ष हम इसको कर देंगे। अब हम क्या जानेंगे, अधिकतम ऊंचाई पे आपका जो वेग होगा वह 0 होगा। यू वाई बराबर क्या होता है, ये चीज़ आप लिख सकते हो, ये यू एक्स हो गया, ये यू वाई हो गया, ये यू एक्स हो गया, ये यू वाई हो गया, इसी के सापेक्ष बी वाई हो जाएगा, इसी के सापेक्ष बी वाई हो जाएगा, इसी के सापेक्ष ए एक्स हो जाएगा, इसी के सापेक्ष ए वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका यू वाई बराबर क्या हो जाएगा, आपका यू साइन थीटा। आप देख सकते हैं मैंने मान निकाला हुआ है, बी वाई का 0, यू वाई का आपका यू साइन थीटा, ए वाई बराबर आपका क्या हो जाएगा माइनस के जी। ठीक है, तो इन सबको हम क्या रखते हैं, समीकरण में रख देते हैं। तो बी वाई बराबर आपका क्या होगा 0, यू वाई बराबर क्या हो जाएगा यू साइन थीटा प्लस ए वाई की जगह हम माइनस के जी इंटू टी। तो इसको हल करते तो ये क्या आ जाएगा, यू साइन थीटा बराबर जी टी, और टी बराबर क्या आ जाएगा यू साइन थीटा बटे जी। अर्थात क्या आया कि यहाँ से ये चीज़ आया कि ओ बिंदु से ए बिंदु तक, ओ बिंदु से ए बिंदु तक पहुँचने में लगा समय आपका क्या हो जाएगा, जिसको हम टी ओ ए से कर देते हैं यू साइन थीटा बटे जी। ये चीज़ आपको याद रखनी है, यानी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगने वाला समय क्या होता है, यू साइन थीटा अपॉन जी। अब दूसरी चीज़ यहाँ से देखते हैं, अगर ये टाइम मैं टी लेता हूँ तो अधिकतम ऊंचाई से क्षैतिज तक पहुंचने में लगने वाला समय भी आपका क्या होगा, टी होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो अधिकतम ऊंचाई एस से क्या होगा, अधिकतम ऊंचाई एस से बिंदु बी तक जो पहुंचने में लगा समय होगा वह भी स्मॉल टी होगा। तो इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं टी ए बी। तो टी ए बी आपका क्या हो जाएगा यू साइन थीटा अपॉन जी। तो ये चीज़ आपको समझनी है। तो यही चीज़ें आती हैं, टी ए बी बराबर क्या हो जाएगा यू साइन थीटा अपॉन जी। अब एक चीज़ देखनी है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं, यानी ओ से ए तक पहुँचने में लगने वाला समय और ए से बी तक पहुँचने में लगने वाला समय हमेशा क्या होगा, समान होगा। ठीक है, और ये चीज़ आपकी क्या होती है, यू साइन थीटा अपॉन जी होती है। अब हम बात करते हैं सबसे पहली उड्डयन काल की। हम बात करते हैं उड्डयन काल की। तो उड्डयन काल क्या होता है आपका, उड्डयन काल वह समय होता है जिसमें वस्तु आपकी क्या होती है, जहाँ से प्रक्षेप की जाती है और जहाँ पे आपकी क्या है, जिस बिंदु पर वह गिरती है, अर्थात वस्तु का हवा में, अर्थात जो वस्तु होती है उसका हवा में जो रहने वाला समय होता है। तो ये स्मॉल टी आपका क्या होता है, आपका ओ ए बी, ओ से थ्रू ए बी तक पहुंचने में लगने वाला समय। और ये समय क्या होता है, अर्थात ये ओ से ए तक प्लस ए से बी तक। तो अर्थात हम ये कह सकते हैं टी ओ ए और टी ए बी, अर्थात ये क्या हुआ टी प्लस टी, अर्थात टी बराबर क्या होगा 2t, और टी बराबर क्या होगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो अर्थात जब किसी वस्तु को u वेग से प्रक्षेप, अर्थात हम ये कह सकते हैं जब किसी वस्तु को क्षैतिज से थीटा कोण पे u वेग के फेंका जाता है तो उसका उड्डयन काल हमेशा क्या होता है, t बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी होता है। तो ये हमें सूत्र डायरेक्ट याद होना चाहिए। अब हम बात करते हैं अधिकतम ऊंचाई। तो जो आपकी अधिकतम ऊंचाई होती है, तो अधिकतम ऊंचाई को हम क्या लेते हैं, कैपिटल H की सहायता से हम लेते हैं। तो यहाँ पे जो अधिकतम ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, तो अधिकतम ऊंचाई क्या होगी। अब आप देखते हैं जो ऊंचाई होती है वह क्या होती है, हमेशा वाई अक्ष के
अनुदिश हम उसको पढ़ सकते हैं भाई, जो ऊंचाई होती है वह क्या होती है, क्षैतिज के ऊर्ध्वाधर। भाई क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर बात करते हैं, यानी इस चीज़ को यानी अधिकतम ऊंचाई को हमें ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाई अक्ष की सहायता लेनी पड़ेगी। तो अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करने के लिए जो हम समीकरण इस्तेमाल करते हैं वह करते हैं v² बराबर u² प्लस 2ah वाला, यानी जो गति का तीसरा समीकरण है। अब आप कहते होंगे भैया सर कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो मैं एक बार समीकरण लिख देता हूँ, v बराबर u प्लस at, h बराबर ut प्लस हाफ at², या इसको gt लिख सकते हैं आप, कुछ भी कर लो, इसे g से लेके चल लेते हैं, क्योंकि वस्तु आपकी क्या हो रही है, आपकी गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण ये आपकी क्या कर रही है, गति कर रही है। और दूसरी हो गई तीसरी v² बराबर u² प्लस 2gh। तो अब आप देखेंगे जैसे मैंने पहले आपका प्रथम समीकरण इस्तेमाल किया था, v बराबर u प्लस gt। अब मेरे पास h का मान था नहीं, अब h यहाँ पे अवेलेबल है, तो इसलिए मैंने ये दूसरा और तीसरा इस्तेमाल नहीं किया। अब मुझे ऊंचाई निकालनी है, तो ऊंचाई इसके थ्रू तो निकलेगी नहीं, वो दूसरे या तीसरे के थ्रू निकलेगी, तो मैं इनमें से कोई सा भी समीकरण ले लेता हूँ। सॉरी, ये हाफ gt² आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब अधिकतम ऊंचाई है, यानी ऊंचाई आपकी क्या है, बाई अक्ष के सापेक्ष निकल जाती है, तो इस समीकरण को बाई अक्ष पे निकालते हैं, तो b² बराबर क्या होगा, u² प्लस 2ah। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका मान रखते हैं, तो by बराबर आपका क्या होता है, 0 होता है, u बराबर क्या हो गया आपका u sin थीटा, और a बराबर आपका क्या हो जाएगा -kg। ये सारे आपको ये चीज़ आपको याद रखनी है, चार चीज़ों से आपका क्या होगा, पूरा प्रक्षेप्य गति हल हो जाता है। तो यहाँ पे इसको हम रखेंगे तो क्या जाएगा, 0² बराबर u sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस आपका क्या आ जाएगा 2 -kg/h। तो ये आपका आ जाएगा u² sin² थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2gh। तो यहाँ से h बराबर क्या होगा, u² sin² थीटा बटे 2g। तो अर्थात यहाँ से इसको हल करने पे आपका क्या मिला, तो यदि किसी वस्तु को क्षैतिज से थीटा कोण पर u वेग से फेंका जाता है, तो उसके द्वारा जो तय की गई अधिकतम ऊंचाई होगी, वह अधिकतम ऊंचाई हमेशा क्या होगी, u² sin² थीटा बटे 2g। तो ये हमेशा बहुत सारे क्वेश्चंस में पूछा जाता है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बाद क्षैतिज परास की। अब हम यहाँ बात करते हैं क्षैतिज परास की, कि क्षैतिज परास क्या होती है। ठीक है, तो अब क्षैतिज परास को हम क्या करते हैं, कैपिटल R के द्वारा दर्शाते हैं। अब आप एक बात बताइए, मैं ये कह रहा हूँ क्षैतिज परास, जो क्षैतिज परास है, परास क्षैतिज परास का मतलब क्या होता है, वस्तु जहाँ से चलना स्टार्ट हुई और जहाँ पे रुकी, तो वह दूरी आपकी यानी x अक्ष पे तय की गई दूरी। भाई जैसे नाम है ना क्षैतिज, तो क्षैतिज मतलब क्या है, यानी x अक्ष पे तय की गई उसकी दूरी। तो क्षैतिज परास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम इस समीकरण का इस्तेमाल करते हैं, h बराबर ut प्लस हाफ at², या h की जगह क्या हम इस्तेमाल करेंगे, s। देखो आपको ये बात समझनी होगी, ये आप वीडियो और भी देख सकते हैं मेरे, कि भैया अगर यहाँ जो गति के समीकरण 3 होते हैं, v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at², और तीसरा होता है v² बराबर u² प्लस 2as। जब कोई वस्तु आपकी क्या होती है, जैसे मान के चलिए ये पेन है, ये वस्तु आपकी क्या करती है, अगर क्षैतिज में गतिमान होती है, वस्तु अगर क्या है पृथ्वी के समानांतर यानी क्षैतिज दिशा में गतिमान होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो दूरी होती है वो क्या है, s से इस्तेमाल की जाती है। यदि आपकी क्या होती है, जो वस्तु है वह आपकी क्या होती है, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में अगर क्या होती है, गतिमान होती है। जैसे ये किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकते हैं, तो ये ऊंचाई तय करेगी, दूरी होगी लेकिन इसको हम ऊंचाई बोलते हैं। अगर इसको छोड़ते हैं तो ये क्या होगी, नीचे जाएगी h ऊंचाई से। तो सिर्फ यही प्रभाव है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऊंचाई की जगह h की जगह क्या आ जाएगा, दूरी आ जाएगा, s बराबर ut प्लस हाफ at²। अब x अक्ष के सापेक्ष, क्योंकि क्षैतिज परास x अक्ष के सापेक्ष निकाली जाएगी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, s की जगह तो हम लिख सकते हैं r, तो uxt प्लस हाफ axt²। तो r हमें क्या r निकालना है, तो ux की जगह हम क्या लिख सकते हैं, u cos थीटा।
अब यहाँ पे देखिए जो स्मॉल टी है, ये स्मॉल टी क्या है, यानी ये आपका क्या है, यहाँ से लगने वाला समय। तो इसको हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं आपको समझने के लिए। जैसे मैं ये कर देता हूँ, एस बराबर यहाँ आर आएगा, यू बराबर यू एक्स आएगा, और स्मॉल टी की जगह हम इसको कैपिटल लिखेंगे, ठीक है, और ए की जगह हम ए एक्स का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ तक आपको ये पता होनी चाहिए क्षैतिज परास कब आएगी, यानी ये वस्तु प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक पहुँचने में जो लगने वाला समय होगा वह क्या होगा, उड्डयन काल के बराबर होगा। इसलिए ये आपका हो जाएगा कैपिटल टी, और कैपिटल टी का मान क्या है, 2u sin थीटा बटे जी, प्लस हाफ ए एक्स का मान कितना है, 0 × t²। इसको रख देते हैं 2u sin थीटा बटे जी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो r बराबर यहाँ क्या आ जाएगा, तो r बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 2u² sin थीटा cos थीटा बटे जी प्लस 0। इसको हल करते तो क्या आ जाएगा, तो u² sin 2 थीटा बटे जी। तो यहाँ से क्या आया आपका, जो आपकी अधिकतम परास होगी, सॉरी जो आपकी परास होगी क्षैतिज परास, वह क्या होगी, u² sin थीटा बटे जी। क्यों? क्योंकि sin 2 थीटा क्या होता है आपका 2 cos थीटा sin थीटा, या 2 sin थीटा cos थीटा, तो वो यहाँ पे 2 sin थीटा cos थीटा, तो sin थीटा। तो अतः आपका क्या हुआ, जब किसी वस्तु को उसके प्रारंभिक बिंदु O से अंतिम बिंदु B तक जो पहुंचने में, यानी जो उसकी क्षैतिज परास होगी, जो तय की गई दूरी होगी, वह आपकी क्या होगी, u² sin 2 थीटा बटे जी होती है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो r बराबर क्या हो गया, u² sin 2 थीटा बटे जी होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं अधिकतम क्षैतिज परास की, कि अधिकतम क्षैतिज परास कितनी होगी। तो अधिकतम क्षैतिज परास के लिए हम क्या करते हैं, तो अधिकतम क्षैतिज परास R मैक्सिमम। तो R मैक्सिमम कितना होगा आपका, तो R मैक्सिमम के लिए हम ये चीज़ जानते हैं कि आपका क्षैतिज परास कितना आया, R बराबर u² sin 2 थीटा बटे जी। अब यहाँ पे क्या करें, साइन का ऐसा कौन सा मान रखें कि भाई आपका R ये मैक्सिमम हो जाए। इस बात को समझे, किसी भी चीज़ का जो अधिकतम मान होता है या न्यूनतम मान होता है, जो आपकी दी गई इक्वेशन है, जो समीकरण है, जो उसके अवयव हैं, उनमें ही कोई ऐसा मान प्रतिस्थापित किया जाता है जिससे कि वह समीकरण हल हो। तो अब एक बार बताओ, u का मान तो हमेशा निश्चित रहेगा, इसमें तो कभी कोई अंतर नहीं हो सकता है, ठीक है। जी के मान में कोई अंतर नहीं होगा, ये हमेशा फिक्स रहेगा। लेकिन यहाँ पे हम जो देखते हैं कि यहाँ जो थीटा कोण है, यही हमेशा क्या होगा, परिवर्तित होगा। यानी इस वस्तु को हो सकता है इस कोण पे भी फेंका जा सकता है, तो ये दूसरा थीटा आ जाएगा, ये θ1। इस पे भी फेंका जा सकता है, तो ये θ2। तो इस वस्तु को किस कोण पे फेंका जाए, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, अधिकतम क्षैतिज परास का क्या, जो आपकी वस्तु को किस कोण पे प्रक्षेप पे किया जाए, कि वह क्या है, अधिकतम दूरी तय करे, क्षैतिज दिशा में अधिकतम दूरी तय करे। तो आप ये बताओ, जो sin 2 थीटा है, उस 2 थीटा का अधिकतम मान कितना हो सकता है, साइन भाई 90 डिग्री पे ही तो अधिकतम होता है। ये 2 थीटा बराबर क्या हो गया, 90 डिग्री, तो थीटा बराबर क्या हो गया, 45 डिग्री। तो अर्थात वो कह रहा है कि अधिकतम आपका क्या हो सकता है, तो यदि आपका क्या है, तो यदि किसी वस्तु को, तो सिर्फ हमें इतना बात यहाँ पे लिखनी है कि R मैक्सिमम कितना होगा। तो यदि किसी वस्तु को क्या है, अगर 45 डिग्री के कोण पर, क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर क्या किया जाए, प्रक्षेप किया जाए, तो उसके द्वारा जो अधिकतम तय की गई दूरी होगी, जो क्षैतिज परास होगी, वह आपकी क्या हो जाएगी, u² sin 90 डिग्री बटे जी। और sin 90 डिग्री आपका क्या होता है, 1 होता है। तो R मैक्सिमम यहाँ क्या हो जाएगा, u² बटे जी। तो ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, जो प्रक्षेप्य गति के, जो हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे आज के टॉपिक में, प्रक्षेप्य गति और प्रक्षेप्य गति से रिलेटेड जो भी आपके इक्वेशंस हैं, जो आपके बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, वो चाहे जेई के अंदर हो, नीट के अंदर हो, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर हो, NTSE वगैरह ओलंपियाड में,
तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, आपको ये चीज़ याद रहनी चाहिए, यानी प्रक्षेप्य गति क्या होती है, यदि किसी वस्तु को थीटा कोण पे क्षैतिज से u वेग से प्रक्षेप किया जाता है तो वह क्या करती है, वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में क्या करती है, वह इस प्रकार से गति करती है कि उसका अध्ययन करने के लिए हमें क्या किया जाए, दो अक्षों की सहायता लेनी पड़ती है। तो इसको हम क्या करते हैं, तो इसको हम प्रक्षेप्य गति बोलते हैं। इसका अध्ययन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके हम क्या करते हैं, घटक विधि से उसको दोनों अक्षों पे हम ले आते हैं, ux u बाई ax a बाई। अब यहाँ पे क्या होता है, o से a तक यानी अधिकतम ऊंचाई तक पहुँचने में लगा समय क्या होता है, u sin थीटा अपॉन g। अधिकतम ऊंचाई से और आपके बिंदु B तक पहुंचने में लगा समय u sin थीटा बटे g। उड्डयन काल क्या होता है, t बराबर 2u sin थीटा अपॉन g होता है। उसके बाद अधिकतम ऊंचाई, जो इसकी अधिकतम ऊंचाई क्या होती है, प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई आपकी क्या होती है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g होती है। और इसके द्वारा जो तय की गई जो अधिकतम परास होती है, तो अधिकतम परास होती है आपकी u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे g। और आपकी अधिकतम क्षैतिज परास कितनी होती है, वह होती है u स्क्वायर बटे g। और ये कब आएगी, जब किसी वस्तु को 45 डिग्री कोण पे फेंका जाए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपका ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप ऐसे ही इन वीडियोस को देखते रहिए और आप सीखते रहिए। धन्यवाद।